देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित, बोले बड़ी संख्या में है जारी भर्तियां। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान, कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों में युवा और महिलाओं की होगी भूमिका, इनका हमें मिलेगा आशीर्वाद। अट्ठाईस जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे उत्तराखंड। तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस। राष्ट्रीय का होगा जन सम्मेलन, वहीं स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को जोड़ने की रणनीति। उत्तराखंड के भानियावाल के अमित कुमार ने इंडोनेशिया में देश का नाम किया रोशन। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। पिता भी है निशानेबाज। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से लेगा करवट। बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। परवादून बार संघ चुनाव के आज नामांकन हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता फूल सिंह लोधी परवादून बार संघ के रिकॉर्ड 11वीं बार अध्यक्ष बने। डोईवाला में परवादून बार संघ के चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है, जबकि अन्य तमाम पदों पर संघर्ष होगा। 20 जनवरी को मतदान के साथ शाम 3 बजे गिनती होगी और देर शाम को परिणाम घोषित होगा। वहीं कुल 19 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों पर नामांकन कराए। उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर कुल 19 अधिवक्ताओं ने नामांकन करवाया है। के वार्षिक चुनाव चल रहे हैं जो 2024-25 के लिए है। उनके लिए 15 तारीख से नामांकन पत्र विक्रय का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। 16 तारीख आज है जो नामांकन पत्र प्राप्त किए जाए। जिन लोगों के नामांकन पत्र आज प्राप्त होंगे उनकी कल स्क्रूटनी होगी और कल फाइनल लिस्ट शाम तक लग जाएगी। इसी क्रम में कल से लेकर 19 तारीख तक प्रचार का कार्यक्रम रहेगा प्रत्याशियों का और 20 तारीख को विधिवत चुनाव किया जाएगा। चुनाव में हमारे बार काउंसिल से 2 मेंबर आने हैं। एक राकेश गुप्ता जी हैं और दूसरे हैं, मैं बता रहा हूँ, अर्जुन सिंह भंडारी जी। ये पर्यवेक्षक के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 14 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रदेश में सांस्कृतिक महोत्सव मनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर साफ सफाई की गई। तहसीलदार गोस्वामी और ईओ ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाने की अपील की। वहीं पीएलवी रेणु गढ़कोटी के द्वारा स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। अभी वर्तमान की योजना है 14 तारीख से 22 तारीख तक सांस्कृतिक महोत्सव, सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाना है। उसके क्रम में आज हम ये पीडब्ल्यूडी के समीप जो हमारा एक नौला है, पुरातत्व का नौला है, उसकी साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके तहत हर वार्डों में आज नदी या नाले या फिर हमारे धारे या नौलों की साफ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। बालाघाट में जो सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है सर, उसमें ITBP 36वीं वाहिनी श्री धर्मपाल सिंह रावत जी सेनानी महोदय के दिशा निर्देश पर यहाँ पर सफाई करने के लिए आई हुई है। और ITBP पहले भी और भविष्य में भी हमेशा बढ़ चढ़कर इस कामों में हिस्सा लेती रहती है। और जहाँ जहाँ भी ITBP की सहयोग पड़ता है, नालों में, घर, गांव, सुई या जितने भी नज़दीक के गांव हैं या शहर लोहाघाट, वहाँ भी हमेशा ही जब जब स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे ऐसे कई मौके आते हैं, तो ITBP हमेशा जो है उस चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहती है। 14 से 22 जनवरी तक जो शासन के आदेशों के क्रम में हमारा एक रोस्टर बनाया गया है, जिसके तहत हर दिन के लिए सफाई कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें आज हमारा बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, नाली और जो भी गार्बेज पॉइंट है उनको सफाई का कार्यक्रम है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों ने मसूरी रोपवे से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। LTP का कार्य शुरू हो गया है। दून मसूरी रोपवे निर्माण का कार्य नवंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये रोपवे देहरादून के पुरकुल गांव से स्टार्ट होकर मसूरी के गांधी चौक में समाप्त होगा।
पूरे रोपवे की लंबाई तकरीबन 5.5 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 300 करोड़ खर्च होंगे। बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दून मसूरी रोपवे निर्माण को तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में दून मसूरी रोपवे निर्माण के संबंध में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक तरफ भाजपा लगातार जन सम्मेलन कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए अपने कई दाव पेच कर रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 तारीख को पहली बार उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए पीसीसी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिसके तहत पीसीसी अध्यक्ष करण महरा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ बन्नू स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन सम्मेलन इसी स्कूल के ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। जी आ रहे और हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बूथ लेवल में भी काम किया हो और 1969 में जो अपने ब्लॉक का अध्यक्ष रहे, वो हल्के हल्के बढ़ते हुए सधे हुए कदमों से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। अब वो कार्यकर्ताओं की मजबूरियों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को पहचानने वाले व्यक्ति हैं और वो आ रहे हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आदरणीय खड़गे जी की जो 28 तारीख को कार्यक्रम है, उसके लिए हम अभी कहाँ हम उनका कार्यक्रम रखेंगे, अभी बन्नू में आए हैं, अभी हम रेंजर्स ग्राउंड भी जाएंगे, परेड ग्राउंड भी जाएंगे और जहाँ हमको लगेगा पार्किंग की सुविधा ठीक है, आने जाने में लोगों को सुविधा रहेगी, उस हिसाब से आदरणीय खड़गे जी का कार्यक्रम। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश में होने जा रहे स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि देश खतरे में है, ऐसे में देश को एक बार फिर स्वतंत्रता सेनानी की जरूरत है, जो देश को एक बार फिर गुलामी से बचाएगी। उन्होंने बिना किसी लालच के इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 55 साल तक देश में राष्ट्र का अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली, वो लोग आज अपने को एक कोना किए हुआ पा रहे थे। उनका एक संगठन कांग्रेस का बना है और मुरली जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय पंत जी उसके संयोजक हैं और आज उनकी एक महत्वपूर्ण पहली बैठक हमारे कार्यालय में आज हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में कई आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस में पार्टी की असहज स्थिति बन जाती है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड में पता कर लिया है कि कांग्रेस अभी तक यहां निराधार रही है। कुमारी जी के जवाब से कि उन्होंने पता कर लिया है कि कांग्रेस अब तक यहाँ पर निराधार रही है, किसी कार्य के लायक नहीं रही है। तभी उन्होंने ये बात कहा कि अब आपसी मनमुटाव भुलाकर चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए। मतलब इससे पहले वो भी मानती हैं कि कांग्रेस यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने अंदर खाने सिर्फ फुटाफुटौल कर रही थी। बल्कि शैलजा जी को तो मैं एक राय देना चाहूँगी कि उनको ये बात भी पूछनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा कांग्रेस का। तो उनको शायद सही और सही तथ्यों के साथ जवाब मिल जाएगा कि काफिला आखिर लुटा तो क्यों लुटा। एसएसपी परमंद्र सिंह ढोभाल के नेतृत्व में सीओ सदर स्वप्निल मुयल की कार्रवाई लगातार जारी है। खनन माफियाओं की नाक में नकेल कसने में लगे सीओ सदर स्वप्निल मुयल ने कार्रवाई से खनन माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया है। रात में गश्त के दौरान 2 डंपरों को सीज किया, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। पूरा मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार अवैध खनन पे अंकुश लगाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई कर रहे हैं। और कल रात भी मैं करीबन 10:30-11 बजे के आसपास गश्त पे निकला था, तो
मुझे अवैध खनन से लिप्त 2 गाड़ियाँ मिली थी, तो फिर मैंने रात को सीज़ किया, जो कि थाना सिडकुल पे खड़ी। रुड़की नारसन ब्लॉक के गांव सकौती में राशन डीलर ने 2022 में 1148 क्विंटल सरकारी राशन गबन करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गांव के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाया, तो वहीं जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू करने को कहा, लेकिन लगभग 7 महीने बीतने तक जांच नहीं हो पाई। वहीं शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय नैनीताल ने 6 हफ्तों में जांच पूरी करने के आदेश दिए। हालांकि अब जांच लगभग पूरी हो गई है। जांच की और 7 महीने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम महोदय रुड़की को सौंपी और उसमें यह पाया गया कि इन्होंने मृतकों को राशन वितरण किया, फर्जी अंत्योदय राशन कार्ड बनाए, अपने जो सरकारी अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, उसमें कटिंग और फ्लूड किए, फ्लूड लगाए और 1148 क्विंटल का घपला किया, गबन किया और अपने लड़का, जो इनका लड़का एम्स ऋषिकेश में कार्यरत था, उसके नाम फर्जी शपथ पत्र और फर्जी मेडिकल वगैरह लगाकर अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिली भगत कर उस कोटे का नामांतरण कर दिया। इस संबंध में जांच आई थी, उस जांच को हमने हाईकोर्ट नैनीताल में चैलेंज किया था। वहाँ से कोर्ट का आदेश हुआ था एसडीएम रुड़की को कि इसमें कुछ बिंदुओं पर पुनः जांच की जाए। तो अभी उसमें जांच चल ही रही है दूसरे वाले में, लेकिन पहले वाले में 1148 क्विंटल के गबन होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई विभाग द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध नहीं की गई। हमारे पास जो सकौती की जांच चल रही है, लास्ट रिव्यू मीटिंग में हमने जो कंप्लेनेंट है उन्हें भी हमने अपनी रिपोर्ट शेयर की थी। कुछ चीज़ों पे उन्होंने एतराज़ जताया था, तो उन चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी जैसे ही हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो सारे तथ्यों के साथ हम लोग जो भी अगर उसमें इर्रेगुलरिटीज़ हुई होंगी तो उसको हम ठीक करेंगे। चंपावत के लोहाघाट और बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर घाट में तीर्थयात्रियों सहित शवदा यात्रियों के लिए नहाने के दौरान घाटों में प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था न करने से नदी में डूबने से श्रद्धालुओं की जान जा रही है। क्षेत्र की तिलु रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि पंचेश्वर और रामेश्वर घाट में बड़ी संख्या में पर्व के दौरान तीर्थयात्री आते हैं और शवदा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, नहाने के दौरान अक्सर श्रद्धालुओं की संगम में नदी में डूबने और बहने से जान चली जाती है। पंचेश्वर एवं रामेश्वर घाट में शासन प्रशासन द्वारा कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। कई श्रद्धालु वहां पर आते हैं शवदाह के लिए या तीर्थ स्थान पर नहाने के लिए। डूबने से कई लोगों की वहां पर अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जो बड़ा दुखद है। कल भी एक बालक की वहां पर मृत्यु हुई है डूबने से। प्रशासन द्वारा वहां पर जल पुलिस और चेन सिस्टम किया जाना चाहिए। घाट और पंचेश्वर का जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के साथ साथ जो अंतिम संस्कार में लोग जाते हैं वो भी घाट और पंचेश्वर में पिथौरागढ़ लगभग 3 जिलों के लोग जाते हैं और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई भी ऐसी उपकरण नहीं है और न जल पुलिस की तैनाती है। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि घाट और पंचेश्वर में दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं और जो अंतिम संस्कार में लोग जाते हैं और काफी घटनाएं आती हैं। कल एक दुखद घटना सामने आई है, एक युवा साथी हमारा वहाँ डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ चैन हैंड डाल करके घाट बना दिया जाए स्नान के लिए। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने आगामी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आखिर कौन ठुकराएगा।
हरीश रावत ने कहा कि हम राम के दरबार में जरूर जाएंगे, लेकिन भाजपा जिस तरीके से 22 तारीख का भाजपाईकरण और संघीयकरण करके समारोह को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, उस समारोह में किसी भी प्रतिद्वंदी दल के लिए चुनाव के समय जाना संभव नहीं है। भगवान राम का न्योता कौन ठुकराएगा? हम तो राममय हैं। हम हमारे तो इष्ट देवता है राम। हम जो है हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो, उसमें जाना संभव नहीं होगा। सभी लोग खुश हैं और खुशी होने की बात भी है कि हमें 500 साल बाद इतना बड़ा एक मौका मिल रहा है हमारे जीवन में। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के भगवान राम अपनी पुनः जन्मस्थली में आ रहे हैं और उनका शिलान्यास वहाँ पर बहुत बड़ा एक वो हो रहा है। तो 22 तारीख को हम लोग दीपावली के रूप में इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये हम सबके लिए, पूरे देश के हर आदमी के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड पुलिस यातायात के नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। जहां एक और उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, वहीं यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाई की गई गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक एसपी सर्वेश कुमार पवार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सभी गाड़ियों के लिए नियम है कि किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जो गाड़ी जैसी है उसको ओरिजिनल पार्ट के साथ ही चलाना होगा। लेकिन आजकल युवा बुलेट गाड़ी में मॉडिफायर साइलेंसर लगाकर ध्वनि करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे कई तरह की बीमारियां जन्म लेती है। और इस तरह की गाड़ियों से साइलेंसर को उतरवाकर पुलिस लाइन में उन पर रोलर चलाया गया है। देखिए, इसमें जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी सेक्शन 54 क्लियरली कहती है कि आप किसी भी वाहन को ऑल्टर नहीं कर सकते। जो भी शर्तें होती हैं, उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, तो कोई भी इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में है, रेट्रो साइलेंसर भी उसी में आता है। उसी के मद्देनजर पहले पूर्व में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की गई है। आज भी जो पिछले लगभग 4-5 माह से हमारे पास जो हमने कार्रवाई की थी रेट्रो साइलेंसर के विरुद्ध, उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, जिससे पब्लिक में क्लियरली मैसेज दी जाए, जिसके माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी हमारा युवा वर्ग है, उन तक ये क्लियरली मैसेज जाए कि ये एक तो नियम विरुद्ध है, दूसरा इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है और ये उस हिसाब से जो रोड सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उस मैसेज को देने के लिए हमने ये आज की कार्रवाई की है। आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रही एशियन ओपन 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल चैंपियनशिप में कांडरवाला भानियावाला के अमित कुमार ने देश और टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतकर डोईवाला के साथ देश का नाम रोशन किया। 21 साल के निशानेबाज अमित कुमार पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाज संजय कुमार के बेटे हैं और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय निशानेबाज अमित ने निशानेबाजी की बारीकियां अपने शूटर पिता संजय कुमार से सीखी और देश के लिए विदेशी धरती पर तिरंगा फहराते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। अमित में ये गोल्ड टीम स्पर्धा में जीता। जकार्ता में 5 जनवरी से 18 जनवरी तक एशियन ओपन चैंपियनशिप चलेगी। उत्तराखंड के निशानेबाज की इस उपलब्धि पर क्षेत्र को गर्व है।
धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि दिव्यांग है, लेकिन इससे इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती है। धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि दिव्यांग है, लेकिन इससे इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती हैं। अंजना बताती हैं कि उनकी मुलाकात 2017 में एक टूरिस्ट से हुई थी, जिसके बाद ही उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया और उन्होंने पेंटर बनने की ठानी। मैं पेंटिंग बनाना तो यहीं पे बैठे बैठे ही सीखी थी। कोई बाहर से आए थे, उनने मेरे को देखा था कि मैं पैर से राम नाम लिख रही हूँ और उनने देखने के बाद मेरे को पूछ रहे हैं तू पैर से पेन पकड़ के लिख रहे, पेंटिंग बना। मैंने कहा कैसे बना? कह रहे आ जाएंगे, कोशिश कर। दूसरा दिन उनने कलश वगैरह पेस्ट लेके आए थे और उनने अपने हाथ से बनाने स्टार्ट कर दिया था और मेरे को भी बोल रहे तू भी स्टार्टिंग कर पैर से। तो मैंने उस समय से पैर से स्टार्टिंग किया था। अंजना अपने परिवार के लिए एकलौती कमाने वाली है। अंजना सैलानियों के दिए गए दान और अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कभी भीख मांगना पसंद ही नहीं थी। जैसे अधिकतर लोग देखती हूँ हाथ पैर होती है भी हाथ फैला के घूमते हैं, मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना मेहनत करके अपना गुजारा करूँ, तो मैं तब से ही मेहनत करके अपना गुजारा करती हूँ। तो 7-8 साल से देख रहे हैं इनको पेंटिंग बनाते हुए और पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाती हैं क्योंकि अब इनमें कला है, तो इसको सिखाया है किसी ने और उसके बाद से ये पेंटिंग बना रही हैं। तो आजीविका साधन बन गया इनका। मेहनत करती हैं, खुद भीख नहीं मांगती हैं और पेंटिंग देती हैं। फॉरेनर्स आते हैं तो गुजारा इनका हो रहा है, इसी से इन्होंने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं ये और ये अपनी मेहनत करते हैं और किसी के उस पे नहीं रहती हैं, अपने बलबूते पे ही सारा काम करती हैं, अपने आप ही सारा काम करती हैं। मैंने कई बार इन्हें देखा है। ऋषिकेश की इस गली में बैठकर पेंटिंग बनाने वाली अंजना उन लोगों के लिए सच्ची प्रेरणा है जो चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।